नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे पलासी के युद्ध की, जो धोखे की नींव पर लड़ा गया एक युद्ध था। उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की। आज हम लोग बात करेंगे मीर जाफर की, जो सिराजुद्दौला के बाद अगला नवाब था और 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक वह भारत बंगाल का नवाब रहा। उसे क्लाइव का गधा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पलासी के युद्ध के दौरान उसने क्लाइव की सारी बातों को अक्षरशः माना। क्लाइव ने कहा था कि वह अंग्रेजों के खिलाफ उसके मन में भड़काऊ भावना उत्पन्न करके उसे युद्ध के लिए तैयार करें और सिराजुद्दौला के मन में, और सिराज को पलासी की युद्ध भूमि तक लाए। उसने ऐसा ही किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ संबंध मधुर बनाने का आरोप लगाकर अपना डेरा पलासी के युद्ध भूमि में डाला। नवाब बनने के बाद क्लाइव के निर्देशानुसार मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगने की जमींदारी दे दी। इसलिए इन्हीं सब बातों को लेकर भारत का इतिहास मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव के गधे के रूप में जानता है। खैर, मीर जाफर तो गद्दी पर बैठ गया। उसने अंग्रेजों की तात्कालिक सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की और किया भी। आइए उसके बारे में कुछ बातों को समझने का प्रयास करें। उसके समय में बिहार के प्रशासक राजा राम नारायण, पूर्णिया के युगल सिंह और उड़ीसा के राजा राम सिंह ने विद्रोह किया। इन तीनों को क्लाइव और वाटसन का समर्थन प्राप्त था। इन तीनों को वाटसन और क्लाइव के हस्तक्षेप के बाद मीर जाफर को छोड़ना पड़ा। इससे दो बातें तो स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, वह आंतरिक विद्रोहों को दबाने में असफल रहा। दूसरा, चूंकि सभी विद्रोही हिंदू थे, इस प्रकार कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कहीं न कहीं उसने हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश की, जिसका अंग्रेजों ने बाद में फूट डालो शासन करो की नीति में प्रयोग किया। इस प्रकार वह मीर जाफर एक कहीं न कहीं योग्य शासक सिद्ध नहीं हो सका, क्योंकि वह ना तो अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त हो सका, ना वह अपने आंतरिक विद्रोहों के दमन में सफल हो सका। इसी बीच 1757 से 1760 तक तो क्लाइव था बंगाल में। 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला गया। उसकी जगह पर जेजेड हॉलवेल बंगाल का अस्थायी गवर्नर बना। ये वही जेजेड हॉलवेल है जिसने ब्लैक होल की घटना का सृजन किया था। जब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा किया था, और फोर्ट विलियम में कब्जा करने के साथ ही कर्नल ड्रेक और मिन्चिन के साथ भागने में असफल रहे अधिकारियों को उसने बंदी बना लिया, तब जाकर अंग्रेजों की प्रतिहिंसात्मक क्रिया को बढ़ावा देने के लिए इसी जेजेड हॉलवेल ने एक कहानी की रचना की, जिसको भारत का इतिहास एक हाइपोथेटिकल घटना के नाम से जानता है, समझता है। क्योंकि तत्कालीन इतिहासकार, तत्कालीन प्रसिद्ध लेखक गुलाम हुसैन की जो पुस्तक थी, जो उसी काल में रचित की गई थी, सियारुल मुतखैरीन, उसमें इस घटना की कोई चर्चा नहीं है। और इसी आधार पर भारत का इतिहास इसे एक हाइपोथेटिकल घटना की संज्ञा देता है। खैर,
ब्लैक होल की घटना के सूत्रपात करने वाले जे हॉलवेल को यहां पर अस्थायी गवर्नर बना दिया गया। चूंकि समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, 1759 के वेदरा की युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था और यह वही युद्ध था जिसमें कहीं ना कहीं डच शक्ति के पतन का रास्ता स्पष्ट हो चुका था। कहीं ना कहीं डचों की शक्ति अपने पतन का राह प्रशस्त कर चुकी थी इसी वेदरा के युद्ध में। तुरंत वेदरा का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की रुपयों की बढ़ती हुई मांग को मीर जाफर पूरा करने में असक्षम हो रहा था, क्योंकि उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके पास कोई प्रत्यक्ष और कोई स्पष्ट कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने वेदरा के युद्ध का सहारा लिया। चूंकि तुरंत वेदरा का युद्ध हुआ था, डचों से अंग्रेजों का संबंध अच्छा नहीं रह गया था, तो इस जे हॉलवेल ने इसी डचों के साथ संबंध मधुर बनाने का आरोप इस मीर जाफर पर लगाया, क्योंकि वो यह कैसे कहते कि हमारे रुपयों की मांग को पूरा करने में मीर जाफर अक्षम है। जब हम लोग मीर कासिम के अध्याय पर चर्चा करेंगे, उस समय हमें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी कि क्यों क्लाइव ने बंगाल के शासन को सार्वजनिक रूप से अपने हाथों में लेने से इनकार कर दिया था। उस समय क्लाइव ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दलील दिए थे, उसमें एक दलील यह भी था कि डच मरी हुई अवस्था में, पुर्तगाली मरी हुई, फ्रांसीसी मरी हुई अवस्था में यहां पर मौजूद हैं। पुर्तगालियों का भी प्रभाव नहीं रह गया था। ये तीनों शक्तियां एक हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों शक्तियां यूरोप की थीं। इन तीनों की जीवन शैली, इन तीनों की युद्ध की नीतियां लगभग इन अंग्रेजों के समान थी। इसलिए क्लाइव को इनसे डर लग रहा था कि अगर ये तीनों शक्तियां एक हो गई तो कहीं ना कहीं भारत में अंग्रेजों के अस्तित्व पर खतरा होगा। और इसलिए 1760 के बाद जब मीर कासिम को अपदस्थ किया गया था और दोबारा मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है, उस कंडीशन में क्लाइव के पास दो विकल्प थे। या तो बंगाल के शासन को सार्वजनिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ले, या नाम मात्र के लिए मीर जाफर और उसके पुत्र को क्रमशः नवाब बनाए रखें। तो उस समय यह और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल जे हॉलवेल ने मीर जाफर पर डचों के साथ संबंध मधुर बनाने का आरोप लगाया। इस आरोप लगाए जाने के कुछ दिनों के बाद वेंसीटाट बंगाल का स्थायी गवर्नर बना। मन में मीर जाफर के प्रति असंतोष तो उसके मन में भी था। क्यों? क्योंकि रुपयों की बात आ गई थी। इसलिए वह इस मीर जाफर को अपदस्थ करना चाह रहा था और कहीं न कहीं वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो अंग्रेजों की सारी मांगे पूरी करे और अंग्रेजों की चापलूसी करे और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित हो। इसके लिए उन्होंने मीर कासिम को चुना। वेंसीटाट ने मीर कासिम के साथ एक समझौता किया जिसके तहत मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता, जिसके बदले में अंग्रेजों को सिलहट के चूना के व्यापार में 50% की हिस्सेदारी तो मिलती ही, इसके अतिरिक्त वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर, वर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव की जमींदारी भी प्राप्त होती। इसके अतिरिक्त वेंसीटाट जो कि बंगाल का उस समय स्थायी गवर्नर था, उसे नवाब जो कि मीर कासिम होता, मीर कासिम वेंसीटाट को 27,000 पाउंड की 50,000 पाउंड की राशि, जे हॉलवेल जो कि उप गवर्नर था उसको 27,000 पाउंड की राशि और कलकत्ता काउंसिल के अन्य सदस्यों को
25-25 हजार पाउंड की राशियां मीर जाफर की तरफ से दी जाती, अर्थात बंगाल प्रशासन के तरफ से कंपनी के इन अधिकारियों को इन रुपयों की पूर्ति की जाती। जब मीर कासिम से समझौता पत्र पर हस्ताक्षर ले लिया गया, तब जाकर वेंसीटाट ने मुरादाबाद में 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटने के लिए कहा और इस प्रकार मीर कासिम बंगाल के नए नवाब हुए। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद यदि कोई योग्य नवाब हुआ बंगाल का तो वह मीर कासिम था, क्योंकि मीर कासिम ने कई प्रशासनिक, कई आर्थिक सुधार किए। इसने अंग्रेजों पर सीधा प्रहार करने का प्रयास किया। जैसे यह देख रहा था कि दस्तकों का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, तो इसने पूरे आंतरिक व्यापार अर्थात बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस पूरे लगभग आज के भारत के आज के पूर्वी तट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, इस पूरे क्षेत्र में उसने सभी आंतरिक व्यापार को कर मुक्त घोषित कर दिया। इसने राजधानी का परिवर्तन मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, क्योंकि वहां पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप इसे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। इसने कासिम बाजार, पटना इत्यादि पर सीधे कब्जा कर लिया। इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।